जोहार जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस वक्त घटित हो चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी जो सांसद है, उनकी सांसदी चली गई है, उन पर एक केस लगा है। इसको लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है, कांग्रेस रास्ते पर उतर आई है, आंदोलन कर रही है। उसी मुद्दे को बीजेपी अब भुना रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान किया है, अवमान किया है। दूसरी तरफ सोशल जस्टिस के नाम पर कई सारे विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों की एक मीटिंग कल 3 अप्रैल को दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा ईवीएम का मुद्दा, शरद पवार इनकी 13 विपक्षी दलों को लेकर उन्होंने एक दिल्ली में मीटिंग की। वामन मेश्राम जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा, देशव्यापी परिवर्तन यात्रा, जिसका दूसरा भाग, दूसरी परिवर्तन यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। वो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चल रही है। चौधरी विकास पटेल इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में पिछले 2.5 महीने से, लगभग 2.5 महीने से एक यात्रा चल रही है। यात्रा ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने के लिए है। तो ये तमाम मुद्दे देश भर में हो रहे हैं और इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चौधरी विकास पटेल जी हमारे साथ में हैं। सर, एमएन टीवी पर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। 21 जनवरी से आपकी परिवर्तन यात्रा जो है, राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है और 21 जनवरी से या उससे पहले आप महाराष्ट्र में है, लगभग 2.5 महीने का समय हो चुका है। तो इस सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मतलब आप महाराष्ट्र में इससे पहले भी आए होंगे, लेकिन इतने लंबे समय के लिए आप पहली बार रुके हैं महाराष्ट्र में। तो होता है ये कि हम जब दूसरे राज्य में जाते हैं तब वहाँ हमें मतलब कई प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और कई नई चीज़ें भी होती है ना। भाषा को लेकर दिक्कत होती है या रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है। तो महाराष्ट्र में अब तक 2.5 महीने का अनुभव कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा। विदर्भा में पूरा मतलब ये बोलने के लिए नहीं, मतलब सही में बताइए। विदर्भा में हम लोगों ने पूरा यात्रा किया, उसके बाद हम लोग मराठवाड़ा में यात्रा किया, पश्चिम महाराष्ट्र में हमारी यात्रा चल रही है। तो इतने में अभी जो हमारा अनुभव रहा वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। जहाँ तक भाषा के लिहाज से है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि जो मराठी भाषा है वो लगभग हिंदी भाषा जैसी ही है। हाँ, मतलब पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में लिपि तो एक ही है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो अलग हैं, मगर वो भी जो हम लोगों के यहाँ गांव देहात की देसी भाषा है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गांव देहात की देसी भाषा से मिलते हैं। तो मैं गांव देहात का आदमी हूँ, बचपन से गांव देहात में रहा हूँ, तो बहुत सारी जानकारी मुझे भाषा के लेवल पर भी है और हिंदी यहाँ के लोगों को समझ में आती है। मतलब गांव देहात में भी लोगों को हिंदी समझ में आती है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो हमारे वक्ता हैं उनको लगता है कि इनको मराठी नहीं समझ में आती होगी, तो अक्सर वो कोशिश करते हैं कि वो हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में बोले हो। तो मैं उनको बोलता हूँ आप मराठी ही बोलो, आपकी मराठी सुनते सुनते हम भी मराठी सीख जाएंगे। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो हमको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनको भी हम ये कहते हैं कि आप मराठी में ही बोलो। तो अभी तो इतने दिन में एक प्रोग्रेस ये हुआ कि लगभग मराठी मुझे समझ में आने लगी है। तो ऐसे कौन से शब्द है जो पहले मतलब आपने नहीं सुने थे? अब आपने कहा कि मराठी के शब्द जो है वो आपके देहात में जो हिंदी बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, लगभग वो एक जैसे है। तो कौन से ऐसे मराठी के नए शब्द जो बिल्कुल भी आपको पता नहीं थे और यहाँ आने के बाद आपको पता चले? अब जैसे यहाँ जानकारी को माहिती कहते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके बारे में सुनते सुनते जानकारी हो गई, तो वो जानकारी बढ़ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। जैसे हम लोग लेने के लिए कुछ कहते हैं तो इसको लीजिए, या देहात में हम लोग कहते हैं ल्या, यहाँ कहते हैं घ्या। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सुनते सुनते लोगों को, जो कि डेली सुनना है, तो डेली सुनने से ये जानकारी बढ़ रही है। और महाराष्ट्र से निकलते निकलते मुझे उम्मीद है कि जानकारी पूरी हो जाएगी। खान पान के लिहाज से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक है कि यहाँ अभी भी बाजरे की रोटी मिल जाती है आसानी से, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। अच्छा, वहाँ गेहूँ ज्वार भी अभी ना के बराबर है, ज्वार भी नहीं मिलता है, गेहूँ ही मिलता है आमतौर। तो ये थोड़ा खाने की दृष्टि से भी थोड़ा ये है, बाकी तो एक जैसा ही, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें।
जी बिल्कुल। आपने परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया चौधरी साहब, 2.5 महीना कोई मतलब बहुत कम समय नहीं है, लंबा समय है। और आपने जैसे भाषा हो या खान पान के लिहाज से जो बातें बताई है, तो परिवर्तन यात्रा को लेकर कैसा रिस्पांस है लोगों का? लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है आपके यात्रा में? जिन मुद्दों को लेकर हम लोग यात्रा कर रहे हैं, इन मुद्दों पर कोई पार्टी बहुत मुखर होकर के नहीं बोल रही है। जैसे कि जो सबसे बड़ा इशू है जाति जनगणना का इशू, तो इसको लेकर एक तो इसको प्रमुख इशू बनाकर हम लोग यात्रा चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ओबीसी की जातियां तो इसमें बड़े पैमाने पर शामिल हो रही है। इसके साथ ही साथ जो ओबीसी में नहीं है, महाराष्ट्र के मराठा लोग, वो लोग भी इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा उनसे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो एक तो इसको लेकर के ओबीसी में बहुत ज्यादा रिस्पांस है, मतलब एक तरीके का उत्साह है कि कोई इस मुद्दे पर बात कर रहा है, बोल रहा है कि 75 साल हो गए देश में आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी गिनती तक नहीं हुई 75 साल में। तो इसको लेकर लोगों के अंदर एक जो मैसेज और बहुत सारी जानकारी जो लोगों के पास में नहीं थी, तो वो पूरा सुनने के बाद कार्यक्रम उनको लगता है कि ये जानकारी तो हमारे पास थी नहीं, ये नई जानकारी हमको मिल रही, तो उससे लोग जुड़ रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो एमएसपी गारंटी का मुद्दा है कि किसानों को उनकी फसल का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य अभी तक नहीं मिला। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के, चूंकि ओबीसी मैक्सिमम किसान लोग हैं, तो इससे भी उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा है इस मुद्दे को लेकर, और इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश में, निजीकरण का जो बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जिसकी वजह से बढ़ी हुई है देश के अंदर, तो निजीकरण को लेकर जिस तरीके से 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, तो तमाम देश के लोगों को लगा कि कांग्रेस के लोग बेच रहे हैं, तो बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी खास तौर से बचाने का काम करेंगे, इसको रोकने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उससे लोगों को ये दिख रहा है कि अभी तो हर चीज़ प्राइवेट हो गई, और हर चीज़ प्राइवेट हो गई तो गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गई, गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गई तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो ये केवल अब ओबीसी का मामला नहीं रहा, एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है या जो रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के लिए ये बड़ा मुद्दा हो गया। या ये कहा जा सकता है कि जो आम लोग हैं, जिनको चाहत है कि सरकारी नौकरी हमको चाहिए, उन सारे लोगों के लिए ये बड़ा मुद्दा हो गया है। या जो देश के बारे में सोचते हैं कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, वो भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि देश जब निजी हाथों में जाएगा तो इससे देश कमज़ोर होगा। तो ये निजीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें हम लोग ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। एक बात ये, क्योंकि अगर पूंजीपतियों को गवर्नमेंट का पैसा लेने में कोई समस्या नहीं है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट की स्कीम लागू करने में क्या समस्या है? अगर वो जनता के टैक्स के पैसे से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने उद्योग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो सरकार की योजना है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, उसको उनको स्वीकार करने में, उसको अपने यहाँ लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं। दूसरा, जो प्रमुख संस्थानों का निजीकरण हो रहे हैं उसको रोका जाए, और जो संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग का जो अभी बहुत ज़्यादा ये माहौल चल रहा है, अभी संविदा भी लगभग खत्म हो गई, आउटसोर्सिंग चल रहा है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट यही चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है नौजवानों का। तो इसको बंद किया जाए और पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही दिए जाएं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग अपील कर रहे हैं। तो इस पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और समर्थन मिल रहा है, और लोग बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और एक जो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर उसमें एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारी दृष्टि से, वो ये है ईवीएम का मुद्दा। उसको लेकर के भी हम लोग चल रहे हैं कि ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि अब आम लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी जीत रही है, जिस तरीके से सरकारें बन रही है, और लोग ज़मीन पर रहते हैं, लोग वोट देते हैं, लोग अपने गांव का, अपने इलाके का माहौल समझते हैं, जानते हैं, तो उनके वो जैसा समझते हैं, जैसा जानते हैं, उसके अपोजिट जब रिजल्ट आता है तो उनको भी लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लोग इंजीनियर तो नहीं है गांव देहात, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, टेक्निकल बातों को नहीं समझ रहे, लेकिन जो माहौल बन रहा है उसको उसके आधार पर समझते हैं। तो जब हम लोग ईवीएम के मुद्दे को लोगों को समझा रहे हैं तो वो भी लोगों को समझ में आ रहा है।
तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग यात्रा चला रहे हैं और इस पर बड़े पैमाने पर यात्रा को समर्थन मिल रहा है और खास तौर से ओबीसी, कुणबी, मराठा इन लोगों का बहुत बड़ा सहभाग इस यात्रा में हो रहा है। अभी कहाँ तक आई है आपकी यात्रा? अभी हमारा पूना में चल रहा है। ओके, और उसके बाद और कितने जिले और कितना समय लगेगा उसको cover अभी करने के? लगभग मई फर्स्ट वीक तक ये यात्रा चलेगी। ओके, अभी मतलब विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया और पश्चिम महाराष्ट्र हो गया। पश्चिम महाराष्ट्र हो गया। अभी कोंकण बाकी है। हाँ। और ये खानदेश जो एरिया है, नासिक वगैरह, वहाँ हाँ, आप गए नहीं ये होंगे। सारा बाकी है। ओके, तो ये मई के पहले हफ्ते तक ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आपने रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर इसका जिक्र किया, वो भी एक मुद्दा आपके इसमें है। तो क्या मतलब आपकी डिमांड सरकार से है कि सरकार पूंजीपतियों को कहे कि ये लागू करे, या आप सीधे पूंजीपतियों के पास में ये मतलब मैसेज दे रहे हैं कि आप ये सरकारी पॉलिसी जो है उसको लागू करिए? नहीं, हम सरकार से ये कह रहे हैं, अगर सरकार पॉलिसी बना दे, पूंजीपतियों की दया पर इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है ना। पैसा जो जनता के टैक्स का है वो सरकार दे रही है पूंजीपतियों को। अगर सरकार जनता के टैक्स का पैसा पूंजीपतियों को दे रही है विकास के नाम पर, तो जो सरकारी योजना है उसके लिए भी सरकार कानून बनाए कि जो लोग, जो पूंजीपति गवर्नमेंट का पैसा लेकर कंपनी लगाएंगे, कम से कम उन पूंजीपतियों को रिजर्वेशन पॉलिसी एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी उनको गवर्नमेंट से लोन या मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन दोनों ने मिलकर निजीकरण किया, यानी जो रिजर्वेशन है, निजीकरण का डायरेक्ट इम्पैक्ट रिजर्वेशन पर होता है, तो निजीकरण से उन्होंने रिजर्वेशन समाप्त किया। वही सरकार पूंजीपतियों को ये क्यों कहेगी, या किस आधार पर कहेगी कि आप जो है इनको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दो? क्योंकि वो रिजर्वेशन खत्म करने के लिए निजीकरण किया है। सरकार को सरकार चलाने के लिए वोट चाहिए, सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए, और उसमें 52% वोट जो है, 52% जो वोट है वो ओबीसी के लोगों का है। और जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये SC, ST, OBC सब का मुद्दा है। तो ये तो लगभग 85 से 90% लोगों का मुद्दा है। तो इसके आधार पर अगर लोग जागृत होते हैं और लोग इस मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर आंदोलन करते हैं, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ये करने के लिए। सरकार नहीं करना चाहेगी तो भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को लोगों के वोट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी सरकार चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती है। तो यात्रा में हम लोग ये मुद्दा ये इसलिए उठा रहे हैं ताकि ये मुद्दा जनता के बीच में जनता का मुद्दा बने, और जनता इस मुद्दे को लेकर के अगर आगे आती है तो फिर सरकारों के ऊपर, कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और इसको लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। सोशल जस्टिस की, रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। सोशल जस्टिस की जहाँ तक बात करें तो कल ही 3 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा मंत्री, वर्तमान में जो अलग अलग राज्यों में मंत्री है वो शामिल हुए थे। लगभग 150 से 200 सामाजिक संगठनों के लोग उसमें शामिल हुए थे। और मुद्दा, कुल मिलाकर जो मुद्दे थे उसका निचोड़ अगर कहा जाए, उसको नाम भी उन्होंने दिया था सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस करके। तो क्या मतलब इस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? कल मीटिंग हुई है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जानकारी हमको भी मिली इस मीटिंग की जी। तो ये अगर इस तरीके से एकजुट होकर के कोई बात करने की कोशिश है, कोई लड़ाई आगे लड़ने की कोशिश है, फिर तो ठीक है। मुझे नहीं पता है कुछ मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा प्रस्ताव भी पास हुआ कि चलो ये सोशल जस्टिस होना चाहिए, चलो ये तो होना चाहिए। ये वोट लेने के लिए भी लोग बोलते रहते होना चाहिए, मगर इसका कोई रोड मैप क्या उस कॉन्फ्रेंस में तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ, इसके बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इसको आगे कैसे लेके चलना है, आगे इसकी लड़ाई कैसे लड़ना है। पार्लियामेंट के अंदर जिन पार्टियों के लोग शामिल हुए उसमें कल के कॉन्फ्रेंस में, उनके लोग पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी हैं। बिल्कुल। और आज की तारीख में अगर आप सोशल जस्टिस करना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा है। जाति जनगणना के बगैर कौन सी सोशल जस्टिस हो सकती है?
तो जाति जनगणना का जो मुद्दा है इसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा होना चाहिए था, मगर वो नहीं हो रहा है। और जो पार्टियां और उनके नेता कल की कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, वो लोगों के प्रतिनिधि, उन लोगों के सांसद पार्लियामेंट में हैं, बिल्कुल है, मगर इस पर अभी तक तो कोई हंगामा नहीं हुआ है। अगर भविष्य में ऐसा वो लोग मिलजुल करके करते हैं तो ये अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। मगर केवल कॉन्फ्रेंस करना और ये भाषण देना, मीडिया में बयान देना, केवल अगर इतने तक सीमित रहना है तो फिर हम ये मानेंगे या लोग भी ऐसा ही मानेंगे कि ये केवल वोटों के जुगाड़ करने का मामला है, ये कोई एक्चुअल लड़ाई लड़ने का मामला नहीं है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं उन लोगों से कि क्या ये इसी सवाल को आगे बढ़ाते वो लोग हैं, ऐसा रोड मैप कोई बनाएं, ऐसी हमारी उम्मीद है, जी, अपेक्षा है। इसी सवाल को, इसी आपके बात को एक सवाल के रूप में मैं पे आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो मुद्दे, बहुजन समाज के मुद्दे दबाए गए थे, उसको राजनीति के सतह पर लाना चाहता है क्या? लाए, ये अच्छी बात है। अगर लाना चाहता है तो ये अच्छी बात है। केवल राजनीति के लिए नहीं लाना चाहिए, एक्चुअल में इन मुद्दों को लागू करवाने के लिए राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। होता क्या है, आमतौर पर जब चुनाव आता है तो चुनाव के कुछ दिन पहले से इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, या जो पार्टी विपक्ष में होती है वो इन तरीके के मुद्दों को उठाती है और फिर सत्ता पक्ष में आते ही चुप हो जाती है। अभी जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है तो अलग अलग स्टेटों में लोग इसको उठा रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार बिहार में उन्होंने वो, नीतीश कुमार चलो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के लेवल पर उन्होंने जो वो कर सकते थे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने किया, ठीक है, वो उसका स्वागत है, वेलकम। लेकिन नेताओं को ये बात समझने की जरूरत है कि ये सेंटर का इशू है। जब तक सेंटर में जनगणना नहीं होगी, सेंसस एक्ट में परिवर्तन करके जाति जनगणना करने का प्राविधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रकार के सर्वे का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, महाराष्ट्र की कुछ विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लगातार योगी के ऊपर आक्रामक रहते थे बजट सत्र के दौरान, खासतौर से जाति जनगणना को लेकर। लेकिन मेरा सवाल है कि इनके सांसद लोकसभा में हैं, जहां एक्चुअल प्रेशर बनाने की जरूरत है जाति जनगणना को लेकर, जहां कानून बनाए जाते जहां हैं, कानून बनाए जाते हैं, जहां से सेंसस एक्ट में परिवर्तन होगा। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंसस करने का अधिकार नहीं है, सेंसस करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री का। तो क्या इन नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही है? और अगर समझ में आ रही है तो क्या मोदी जी की सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं कि स्टेट के मुख्यमंत्रियों को ही टारगेट किया जाए? प्रधानमंत्री को अगर टारगेट करेंगे तो सीबीआई और ईडी हमारे घर में आ सकती है, क्या ये बात है? तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के अगर इस बात को लेकर के हंगामा करे, संसद के अंदर हंगामा करे और सड़क के ऊपर भी हंगामा करने का अगर प्लान बनाए, तो बीजेपी जो तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी के लोगों का ध्रुवीकरण कर रही है, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, जैसा आपने कहा कि 2024 के इलेक्शन के पहले अगर इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, इससे समर्थन मिलेगा। और यही एक काट है जो बीजेपी का तथाकथित हिंदुत्व का जो चोला बीजेपी ओढ़ रही है और जिसके पीछे छुपने की कोशिश करती है बार बार, और जिसके आधार पर समर्थन लेती है, तो इसको अगर काउंटर करना है तो काउंटर करने के लिए ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा है। और अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो केवल ओबीसी ही नहीं, मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, ये सारे इसके आधार पर मोबिलाइज हो सकते हैं, जिनको हिंदू के नाम पर बीजेपी मोबिलाइज करती है। तो अगर इस मुद्दे को उठाया जाए नेशनल लेवल पर तो इसका बड़ा परिणाम 2024 के इलेक्शन में दिखाई दे सकता है। और बीजेपी की जो पॉलिसी है हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी का ध्रुवीकरण करने की, उसको काउंटर किया जा सकता है। जनगणना का जो काम है, जातिगत जनगणना हो या आम जो हर साल, हर 10 साल के बाद की जाती है, वो 2021 में होनी चाहिए थी, 2011 में हुई, 2021 में होनी चाहिए थी, जिसकी तैयारी 2020 से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो काम नहीं हो पाया। 2022 से आज 2023 चल रहा है, 2023 में अगर जनगणना सरकार को करनी थी तो 2022 से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी उन्होंने।
लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इसका मतलब है कि 2023 में भी जनगणना होने वाली नहीं है। 2024 में अगर जनगणना करनी है तो 23 से शुरुआत करनी होगी, वो भी काम नहीं हो रहा है। और 24 में तो लोकसभा का चुनाव है, तो सारी मशीनरी चुनाव के काम में लग जाएगी। तो सरकार, एक तो जातीय जनगणना का मुद्दा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार गिनती ही नहीं करना चाहती है या नहीं कर रही है। क्या इसके पीछे आप जैसे जो सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक पार्टियां जो अभी कुछ हद तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या उनका दबाव है सरकार पर? यदि हमने गिनती करना शुरू कर दिया तो ये लोग हम पर प्रेशर बनाएंगे कि जाति आधारित गिनती करो, और फिर सरकार को ना चाहते हुए भी वो गिनती, जातीय गिनती करनी पड़ेगी। इस वजह से सरकार गिनती की ही शुरुआत नहीं करना चाहती या नहीं कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है कि जनगणना का जो सीधा संबंध है वो डेवलपमेंट से है, योजना बनाने से। बिल्कुल। अब ये पार्टी जो बीजेपी है, ये नारा लगा रही है सबका साथ सबका विकास। सबसे ज्यादा विकास का शब्द अगर कोई बोलता है तो यही लोग बोलते हैं, बीजेपी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी बोलते हैं। मगर अभी तक तो 75 साल में ओबीसी की गिनती नहीं हुई, इसलिए ओबीसी के लिए कोई प्लान नहीं बना, कोई बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब ये लोग सबकी जनगणना रोक रहे हैं और नारा लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और सबकी जनगणना रोक रहे हैं। जब सबकी जनगणना रोक रहे हैं तो सबके विकास पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि जनगणना के बगैर डाटा नहीं आएगा, डाटा के बगैर डेवलपमेंट की योजना बनाई नहीं जा सकती। तो मतलब ओबीसी का विकास नहीं करना चाहती, एक बात ठीक है। हाँ। ठीक है, आप ओबीसी विरोध में, आप ओबीसी के विरोध में, लेकिन आप सभी की गिनती क्यों रोक रहे हैं? अभी तो सभी का रोक रहे हैं, मतलब पूरे देश का विकास ही बंद करना चाहते हैं, देश के सभी लोगों का विकास बंद करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि जो जाति जनगणना का इशू है, आज ये आम लोगों का इशू बन चुका है। आम लोगों में ये आवाज पहुंच चुकी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा दबाव गवर्नमेंट के ऊपर है। 2011 में भी इसका बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ था, मगर 2011 में लोग उतना जागृत नहीं थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जागृत हैं लोग इस मुद्दे को लेकर के। तो इससे सरकार डरी हुई है, मतलब उसको ये ना निगलते हुए बन रहा है ना उगलते हुए बन रहा है, गले की हड्डी बनी हुई है। तो इसलिए इन्होंने पहले कोविड का सहारा लिया कि कोविड की वजह से हम जनगणना नहीं कर सकते हैं। तो कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो सकती। जनगणना कोई रैली सभा है क्या कि उतने लोगों को इकट्ठा करना है, इसके लिए कोविड अवरोध है? रैली और सभा, जब कोविड से लोग मर रहे थे तब भी रैली और सभाएं हो रही थी, इलेक्शन हो रहे थे अलग अलग राज्यों के। जनगणना में तो डोर टू डोर जाना है, उसके लिए तो कोई इतना ज्यादा अवरोध नहीं है, कोई ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना है। अब तो ये खत्म ही हो गया, मतलब कोरोना भी। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए भी जनगणना की जा सकती थी। बिल्कुल, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। चूंकि बहुत सारे काम इस तरीके के हो रहे थे तो ये भी हो सकते थे, मगर फिर भी बहाना बनाकर इसको रोका गया। अभी कोविड का मामला भी लगभग खत्म हो गया। कोविड का मामला खत्म होने के बावजूद भी सरकार की जनगणना करने की कोई योजना नहीं है। वो जनगणना को टालना चाहते हैं, और टालने के पीछे का मतलब मकसद ये है कि 2024 का जो इलेक्शन है, अगर उस इलेक्शन के पहले वो जनगणना करते हैं और जाति जनगणना और ओबीसी की जनगणना नहीं करते हैं, तो इससे जो मैसेज जाएगा लोगों के अंदर, वो मैसेज बहुत ज्यादा ओबीसी के लोगों को बीजेपी के खिलाफ में खड़ा कर देगा, और इसकी वजह से 2024 का इलेक्शन बीजेपी हार जाएगी। ऐसा बीजेपी के लोगों को लगता है कि अगर हम जनगणना करेंगे और ओबीसी की जनगणना उसमें नहीं करेंगे, 2024 के इलेक्शन में हम ओबीसी हमारा विरोध, ओबीसी विरोध करेगा और हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए वो जनगणना को 24 तक टालना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। अगर हम जनगणना घोषित करेंगे, उसमें ओबीसी की जनगणना घोषित नहीं करेंगे, तो लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। 2011 में भी भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना नहीं तो हमारे घर में जानकारी नहीं, ऐसा अभियान चलाया था, और बहुत सारी जगह हम लोगों ने जनगणना का बहिष्कार करने का काम किया था। कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ करके भी पुलिस ले गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो
उस समय तो कम जागृति थी, हमारा संगठन भी उतना मजबूत नहीं था। आज की तारीख में तो हमारा संगठन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है और दूसरे तमाम लोगों के अंदर ये चेतना और जागृति आ गई, जाति जनगणना होनी चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन इसको लेकर के बोलते रहते हैं, पॉलिटिकल संगठन भी इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, वो भी इसके सपोर्ट में है। वो कम बोल रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन वो इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इवन बीजेपी के लोग इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के नेताओं को भी जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम चाहते हैं जनगणना होनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम इसके कोई विरोध में नहीं है, नीतीश जी कर रहे हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे, बिहार भेजेंगे, जांच करेंगे, उसमें क्या कमियां खामियां, क्या सही है, उसका क्या अनुभव है, उसके आधार पर हम प्लान बनाएंगे। तो कुल मिला करके ये जो कहना है, ये क्या कहना है, इसका मतलब क्या है? पहले नीतीश जी जनगणना करेंगे, फिर हम कमेटी भेजेंगे, फिर वो रिपोर्ट देगी, फिर उसके अनुभव के आधार पर हम तब तक 24 का इलेक्शन निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आरएसएस बीजेपी का ये जो कार्यक्रम है, ये 24 का इलेक्शन के बाद में कोई फैसला करने का मामला है। 24 का इलेक्शन उनको जीतना है, तो वो जनगणना जैसे मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहते, जिससे जो उनका सबसे मजबूत जो वोटर है ओबीसी, वो उनसे छिटक जाए, ये वो नहीं चाहते और इसके लिए वो नहीं करना चाहते। हम लोग तो लगातार जाति जनगणना को लेकर के दबाव बना रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार यात्राएं चल रही, लगातार जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। तो उनको पता है कि अंदर अंदर ये सारा मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए वो इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहते हैं 24 के इलेक्शन के पहले। जितने समय अभी हमने बात की है, 20-25 मिनट का समय हुआ होगा, उसमें आपने एक ही बात कही है कि बीजेपी जो है वो ओबीसी विरोधी है। ठीक है, ओबीसी के विरोध में काम करे, फिर चाहे वो रिजर्वेशन समाप्त करने की बात हो, चाहे जातीय जनगणना ना करने की बात हो। लेकिन बीजेपी तो बहुत ज़्यादा अब हाल के पीरियड में, अभी पिछले कुछ दिनों से, एक आध हफ्ते से वो ये दिखा रही है, या वो है, या आप बताइए हमें, कि वो बहुत ज़्यादा ओबीसी के समर्थन में है। मुद्दा राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था 2-4 साल पहले कि सभी मोदी जो है, उसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका जिक्र किया, और ये उन्होंने कहा कि ये चोर है, और जो प्रधानमंत्री मोदी है वो उनका साथ सहयोग कर रहे हैं या उनको समर्थन दे रहे हैं, जो भी है बचा रहे हैं। तो इसको लेकर राहुल गांधी की सांसदी चली गई, बर्खास्त हो गई। कांग्रेस आक्रामक है, आंदोलन कर रही है। बीजेपी ने एक अलग सुर अपनाया है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने समूचे ओबीसी समाज का अपमान किया है। तो वो तो ओबीसी के लिए अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो ओबीसी विरोधी है। कोई भी आदमी इस बात को सुनकर हंसेगा जो थोड़ा जानकारी रखता हो। जो जानकारी नहीं रखता है उसको तो कुछ भी बताया जा सकता है। भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत की जो बहुत बड़ी आबादी है उस तक सही जानकारी पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। जो जानकारी पहुंचाने का स्रोत है उस पर कुछ लोगों ने ही नियंत्रण रखा हुआ है, और उसकी वजह से सही जानकारी नहीं पहुंचती, और ओबीसी के संदर्भ में तो बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं पहुंचती है। अब इस पर किसको हंसी नहीं आएगी कि जिन लोगों ने देश का पैसा लेकर जो लोग विदेश गए, जिनके ऊपर आरोप है, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, या और भी A to Z जो गए, उसमें क्या एक भी ओबीसी है? क्या एक की भी जाति ओबीसी में आती है? तो उसमें एक की भी जाति ओबीसी में नहीं आती है, और उनके ऊपर आरोप है कि वो पैसा लेकर के विदेश में गए। अब वो पैसा लेकर विदेश में जाकर के रहने लगे, उनको भारत सरकार की ये भी स्थिति नहीं है को उनको बुला ले देश के अंदर। ऐसी भी भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया और उसको मोदी से जोड़ा, और फिर उन्होंने ये कहा कि ये मतलब चोरों का साथ दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है जी। तो ये जो बयान है, अब इसमें ओबीसी कहाँ है? ये सरकार का, और जो लोग पैसा लेकर विदेश भाग गए जिनके ऊपर आरोप है, तो सरकार के ऊपर ये आरोप है कि आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अब इसके बीच में ओबीसी कहाँ है? ओबीसी का कोई मैटर ही नहीं है। राहुल ने ओबीसी शब्द भी नहीं कहा, राहुल ने मोदी शब्द कहा, और मोदी टाइटल कई जाति के लोग लगाते हैं। इवन नरेंद्र मोदी की जाति भी पहले ओबीसी में नहीं थी, वो बाद में उन्होंने अपनी जाति को शामिल किया जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे। तो इसमें
ओबीसी का कोई रेफरेंस ही नहीं ना, कोई बात किसी संदर्भ में बोली जाती है। जो राहुल गांधी बोल रहे थे, वो जो लोग देश का पैसा विदेश में लेकर गए उनको बचाने की, मोदी उनको बचा रहे हैं, इस रेफरेंस में राहुल गांधी बोल रहे थे, और उसमें ओबीसी का कोई संदर्भ ही नहीं है। और जो लोग गए उनकी जाति ओबीसी में आज भी नहीं आती है। तो ये बीजेपी के लोग जब जब इन पर संकट आता है तो ये ओबीसी के पीछे छुपने का काम करते हैं। 14 में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया कि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरा अपमान होता है, तो मतलब ओबीसी को आगे किया। 19 के इलेक्शन के पहले राजनाथ सिंह ने कहा हम जनगणना ओबीसी की करेंगे। तो बार बार ओबीसी का सपोर्ट लेने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की जाती है, मगर आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी को लेकर ईमानदार नहीं है। राम मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को आगे किया गया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया और तमाम, मगर मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा। क्या अब ओबीसी हिंदू नहीं है? मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी हिंदू था, तो क्या ट्रस्ट में रहने के लिए ओबीसी हिंदू नहीं है? और जो बड़े बड़े नेता थे, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण भाई तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे बड़े बड़े ओबीसी के नेताओं को भी राम मंदिर के ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं। या जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हो तो खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, पिछड़ी जाति का कहते हैं, तो उन्होंने ये कौन सा ऐसा काम किया जो ओबीसी के फायदे में किया? 314 ओबीसी बच्चों को जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोका, ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद किया, ओबीसी को बजट में कोई प्राविधान नहीं किया, जाति जनगणना, ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने का काम किया। तो ये सारा काम ओबीसी के विरोध में करना और फिर ये कहना कि हम ओबीसी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और राहुल गांधी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, ये जो कहना है ये ओबीसी को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने का बयान है। ये ओबीसी को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की रणनीति है। ये ओबीसी के सम्मान और अपमान का मामला नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। यही ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है और ये अपमान आज की तारीख में आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिनकी सरकार है। जानवरों की कर रहे हैं, ओबीसी की नहीं कर रहे हैं। ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान। आपने कल जब आपकी परिवर्तन यात्रा चल रही थी उसका एक कार्यक्रम हमने सुना, उसमें आपने कहा कि चोरों के साथ में ओबीसी को जोड़कर बीजेपी खुद ओबीसी का अपमान कर रही, उसको थोड़ा विस्तार से अगर बताएं। सही बात है ना, जिन लोगों के ऊपर देश का पैसा लूटकर विदेश में जाने का आरोप है उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, उनके खिलाफ में कोई बोल रहा है और आपको ये कह रहा है, गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि आप उनके सपोर्ट में खड़े हुए हो इसलिए वो भाग जाते। वो देश छोड़ के गए तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तभी वो देश छोड़ कर गए। तो किसी ने ये आरोप किया, मान लीजिए राहुल गांधी ने आरोप किया कि ये आप लोग इनको बचाने का काम कर रहे हो। अब आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी ने जो देश का पैसा लेकर विदेश भाग के गए उनके खिलाफ बोलना ये ओबीसी समाज का अपमान है। इसका मतलब जो लोग देश का पैसा चुरा कर गए, देश को छोड़कर गए, उन चोरों के साथ में आप पूरे ओबीसी समाज का नाम जोड़ने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का बयान अपमानजनक है ओबीसी के लिए, या फिर ये जो देश का पैसा लूट कर गए और वो ओबीसी नहीं है मगर फिर भी उनके साथ पूरे ओबीसी समाज को आप क्लब कर रहे हो, तो ये तो ओबीसी का और भी ज्यादा बड़ा अपमान है। ये तो आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जानवरों की गिनती कर रहे हैं, ओबीसी की नहीं कर रहे। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है ओबीसी का? आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी का अपमान कर रहे हैं मगर वो ओबीसी को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं और खुद को बचाने के लिए ओबीसी समाज के पीछे छुपना चाहते हैं। आपने इसी मुद्दे को लेकर जो ओबीसी की जाति की गिनती नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और ये जो राहुल गांधी का जो मुद्दा अभी चल रहा है इसको लेकर आपने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा भी की है। ज़रा उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से चरण हैं, क्या आंदोलन होगा और इस आंदोलन से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी ये जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा बार बार ओबीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर आंदोलन के समय में किया गया हो, मंडल कमीशन
में ओबीसी के साथ जो धोखेबाजी हुई वो ओबीसी क्यों नहीं समझ पाया, क्योंकि मंदिर आंदोलन में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने ओबीसी को उकसाकर शामिल करवाने का काम किया, ओबीसी का इस्तेमाल किया। 2014 में भावनात्मक अपील नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई कि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरा अपमान होता है, फिर ओबीसी का इस्तेमाल किया गया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जब जाति जनगणना का मामला चल रहा था उस समय भी ओबीसी का इस्तेमाल किया गया। और अभी फिर जब बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है तमाम मुद्दों को लेकर के, उसमें एक अडानी का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर घिरी हुई है कि अडानी किस तरीके से फर्जी कंपनियां बनाते हैं और किस तरीके से वो ये सारा का घोटाला कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भी विपक्ष उनको घेरने का काम कर रहा है। तो ऐसे में वो फिर ओबीसी का इस्तेमाल करने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग ये प्लान बनाए हैं कि अब ओबीसी को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए। बहुत दिन से ओबीसी इस्तेमाल हो रहा है और ओबीसी का कोई कल्याण, कोई फायदा नहीं हो रहा है और लगातार आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब ओबीसी समाज को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इसके लिए एक तो ओबीसी समाज को जागृत कर रहे हैं, ओबीसी समाज को संगठित कर रहे हैं। और अभी ये जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये राहुल का बयान ओबीसी का अपमान है, तो ये गलत प्रोपेगेंडा है। अगर ये गलत प्रोपेगेंडा ओबीसी समाज में चला गया तो फिर ओबीसी का फिर एक बार इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये अभियान पूरे देश भर में चला रहे हैं कि जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती ना करना, यही ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है और ये आरएसएस बीजेपी कर रही है। इसलिए इसके खिलाफ में 4 चरण में हम लोगों ने आंदोलन घोषित किए। पहले चरण में 30 मार्च को हम लोगों ने 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजने का काम किया। अभी 5 अप्रैल को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम यानी कल करें। और 17 अप्रैल को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे देश भर में। और फिर 30 अप्रैल को हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है कि अब ओबीसी का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। और हक अधिकार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको सभी क्षेत्रों में उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया हुआ है। जी बिल्कुल, धन्यवाद चौधरी साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों पर आपने हमें जानकारी दी है, हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने देश भर में चल रहे जो तमाम मुद्दे हैं, खास तौर पर जातीय गिनती का कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ओबीसी के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ये उन्होंने विस्तार से बताया। उसको लेकर चल रही राजनीति को भी उन्होंने आपके सामने खुला कर दिया है। तो इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया।